हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम का मूल्यांकन और इस टॉपिक से सीटेट एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है जिसमें शिक्षक ये सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल रही हैं। मतलब आसान शब्दों में अगर हम कहें तो इसके माध्यम से शिक्षक ये पता लगाता है कि उसने बच्चों को जो सिखाया है उसमें से बच्चे कितना सीख पाए हैं और कहाँ उन्हें समस्याएं आ रही हैं। अब आगे बात करेंगे मूल्यांकन के प्रकार पर। तो मूल्यांकन के प्रकार की बात करें तो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक, संकल्पनात्मक या फिर अंतिम मूल्यांकन, और अगला है निदानात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो ऐसा मूल्यांकन जो शिक्षक अध्यापन के दौरान ही बच्चों का बीच बीच में मूल्यांकन करता रहता है। मतलब बच्चों से बीच बीच में पूछता रहता है कि उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या समस्याएं उन्हें हो रही हैं उस चीज को समझने में। तो इस तरीके का मूल्यांकन निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद योगात्मक मूल्यांकन की अगर बात करें तो ऐसा मूल्यांकन जो सत्र की समाप्ति के बाद होता है। मतलब जो पूरे साल की पढ़ाई हो जाती है और लास्ट में जो एग्जाम करवाया जाता है उसे हम योगात्मक मूल्यांकन या फिर अंतिम मूल्यांकन कहेंगे। और निदानात्मक मूल्यांकन की बात करें तो विद्यार्थियों को जब पढ़ाया जाता है तो पढ़ाई के दौरान वो सीखने में असफल होते हैं, तो उन असफलताओं का क्या कारण है, मतलब असफलताओं के कारणों का पता लगाना ही निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ अन्य मूल्यांकन। तो निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो निदानात्मक मूल्यांकन में जैसा मैंने बताया कि विद्यार्थी के जो असफलताओं के कारण हैं उन कारणों का पता लगाया जाता है या फिर उन्हें सीखने में क्या समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का पता लगाना ही निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और उपचारात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत उन समस्याओं का उपचार किया जाता है। तो समस्याओं का उपचार करना या समस्याओं को दूर करना उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद है विद्यालय आधारित मूल्यांकन और सतत और व्यापक मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन की अगर बात करें तो ऐसा मूल्यांकन मतलब विद्यालय स्तर पर ही अध्यापकों द्वारा करवाया जाता है और जो कि बाल केंद्रित होता है एंड उसमें बालक के मतलब सभी बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। एक तरीके से जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है वो बहुआयामी मूल्यांकन होता है। और जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है ये मूल्यांकन बालकों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन की, तो सतत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लगातार और व्यापक का शाब्दिक अर्थ होता है फैला हुआ। मतलब इस प्रकार अगर हम कहें तो सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चों का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है और छात्रों के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए यह मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद हम जान लेते हैं सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या है। तो सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति, योग्यता और उपलब्धि की सीमा और स्तर के निर्धारण में नियमित सहायता मिलती है। सतत मूल्यांकन से कमजोरियों का निदान किया जा सकता है। इससे शिक्षक को प्रभावी शिक्षा कार्य नीति तैयार करने में सहायता मिलती है। और सतत और व्यापक मूल्यांकन अभिक्षमता और अभिरुचि के क्षेत्रों को सुनिश्चित करता है। उसके बाद है विद्यार्थी के भावी सफलता का अनुमान लगाने में सहायता देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सतत मूल्यांकन है वो नियमित रूप से किया जाता है। इस कारण से विद्यार्थियों की प्रगति की जो सीमा है और उपलब्धि का जो सीमा स्तर है उसका आसानी से निर्धारण किया जा सकता है और उसकी जो कमजोरियां हैं, समस्याएं हैं, उनका आसानी से निदान किया जा सकता है तथा कमजोरियों और समस्याओं के आधार पर ही प्रभावी शिक्षा कार्य नीति को तैयार करने में भी सहायता मिलती है। और इसके दौरान हमें ये भी पता चलता है कि एक विद्यार्थी की जो क्षमता है वो कितनी है या फिर विद्यार्थी की जो रुचि है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा है।
और विद्यार्थी के भावी सफलता का अनुमान लगाने में भी सहायता मिलती है। तो इसका कारण यह है क्योंकि जब हम विद्यार्थियों की कमजोरियों को जान लेंगे, उनकी समस्याओं को जान लेंगे, या फिर उनकी जो रुचियां हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनके बारे में जब हम पता लगा लेंगे तो आसानी से हम ऐसा निर्धारण कर सकते हैं कि जो आने वाले समय में कोई विद्यार्थी है वो कितना ज़्यादा सफल होगा, मतलब उसकी सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। अब आगे हम बात करेंगे मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। तो इससे क्या होता है कि बालकों की विकास दर के बारे में पता लगाया जाता है और उसके व्यवहार और उसके आचरण में होने वाले परिवर्तनों की जांच की जाती है, क्योंकि मूल्यांकन के दौरान हमें पता चलता है उसका जो व्यवहार है, उसके आचरण में क्या परिवर्तन आए हैं, उसके बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं। और यह भी पता लगाया जाता है कि बालकों ने किस सीमा तक क्षमताओं एवं कुशलताओं को ग्रहण किया है। इसके अलावा मूल्यांकन के दौरान हम बालकों की समस्याओं का पता लगाते हैं और पता लगाकर उन्हें उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाते हैं और बालकों का सर्वांगीण विकास भी किया जाता है इसके माध्यम से, क्योंकि जो एक बालक होता है, जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन करते हैं। तो उसको कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, फिर उसका उपचार करते हैं। इस तरीके से बालकों का सर्वांगीण विकास भी होता है। उसके बाद जो है वो शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। मतलब जब हम मूल्यांकन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि जो हमारी शिक्षण विधियां हैं वो कितनी प्रभावशाली रही हैं। उसके बाद हम जानेंगे मूल्यांकन का महत्व। तो मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है और साथ ही शिक्षण के उद्देश्यों को भी स्पष्ट करता है। और मूल्यांकन के आधार पर ही हम पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार ला सकते हैं। मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में भी सुधार लाता है। इसके माध्यम से अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है, जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित बनाता है। और मूल्यांकन से ही छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का ज्ञान संभव होता है। अब हम जान लेते हैं मूल्यांकन के पक्ष। तो ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष है ज्ञानात्मक पक्ष और इसके अंतर्गत 6 स्तर आते हैं: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग को इन्होंने निम्न स्तर का बताया है, विश्लेषण और संश्लेषण मध्य स्तर, मूल्यांकन उच्च स्तर के। तो ज्ञान की अगर बात करें तो किसी के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करना या किसी भी प्रकार की सूचना को जानना। उसके बाद बोध का मतलब है कि उसके अर्थ को समझना, और जब हम अर्थ को समझ जाएंगे तो उसका प्रयोग करना, मतलब दैनिक जीवन में किस तरीके से प्रयोग करना है। फिर विश्लेषण, मतलब कई तरीके से उस ज्ञान को विभक्त करना या उसके विभिन्न पक्षों के बारे में जानना। और संश्लेषण का मतलब है क्रमबद्ध तरीके से उसको संश्लेषित करना। और मूल्यांकन का मतलब है कि बाद में फिर संपूर्ण मूल्यांकन करना। उसके बाद अगला पक्ष है भावात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष के अंतर्गत 5 स्तर आते हैं। सबसे पहले ग्रहण करना या ध्यान देना, फिर अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना, संगठन, मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। तो ग्रहण करने का मतलब है कि किसी के माध्यम से, मतलब जो भी सूचना प्राप्त हुई है उसको ग्रहण कर लेना। फिर अनुक्रिया करना, मतलब क्रिया करना। फिर मूल्य आंकना, मतलब जब हम क्रिया करेंगे उसके बाद यह देखना कि इस क्रिया से मुझे संतुष्टि हुई या असंतुष्टि हुई। उसके बाद संगठन, संगठन से मतलब है कि जिन चीज़ों से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उसको अलग संगठित करना, और जिससे असंतुष्टि हुई है उसको अलग संगठित कर लेना। उसके बाद मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण से मतलब है कि जिस चीज़ से हमें संतुष्टि प्राप्त होगी उसको हम अपने स्वभाव में उतार लेंगे, मतलब स्वाभाविक रूप से हम वो कार्य ज़्यादा करेंगे जिससे हमें संतुष्टि मिली है। अगला पक्ष है क्रियात्मक पक्ष या फिर मनोगत्यात्मक पक्ष। इसमें है अनुकरण, क्रियान्वयन, परिशुद्धता, समायोजन, स्वाभाविकरण। तो इसका भी वही मतलब है कि पहले अनुकरण करेंगे किसी चीज़ का, फिर क्रिया करेंगे, फिर परिशुद्धता, मतलब जब हम क्रिया करेंगे, जैसे हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो अनुकरण के माध्यम से पहले उसका अनुकरण करेंगे, फिर क्रिया करेंगे, फिर परिशुद्धता का मतलब है कि जब हम क्रिया करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही हम सही कर लें। तो धीरे धीरे जब हम क्रिया करते रहेंगे तो बाद में उसमें परिशुद्धता आएगी। और समायोजन से मतलब है क्योंकि हम कई तरीके से चीज़ें सीखते रहते हैं तो उनका आपस में समायोजन भी
करना आवश्यक होता है। और फिर स्वाभाविकरण, जब हम चीज़ें सीख जाते हैं तो फिर वो हमारे स्वभाव में आ जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आएंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।